नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज का सत्र शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और उसके भाषा के विविध रूप। उसके भाषा के विविध रूप के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ होती हैं और राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और संपर्क भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। विविध रूप के अंतर्गत क्या आती हैं? बोली, उपभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और संपर्क भाषा। तीसरा पॉइंट है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थित भाषा के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? हमारे आधार ग्रंथ क्या हैं? हमारे आधार ग्रंथ हैं कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी किए गए हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन है। क्या है? संकलन है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा। हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन है। ये किसने कहा है? ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी का है। किसका है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी का है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग कि बोली, उपभाषा और भाषा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोली क्या है? बोली जो है भाषा का लघुत्तम एवं बोलचाल का स्थानीय रूप है। क्या है? बोलचाल का स्थानीय रूप है। उपभाषा के अंतर्गत क्या है कि एक प्रदेश अथवा प्रदेश के बड़े भाग में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भाषा की तुलना में सीमित क्षेत्र होता है। क्या होता है? उपभाषा के अंतर्गत एक प्रदेश अथवा उसके बड़े प्रदेश में जो भी होता है वो भाषा जो होती है सीमित रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिसे बोलने वालों का कोई स्वशासित राज्य या देश ना हो, इसका कोई राज्य या स्वशासित देश नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है जो मानकीकृत ना हो, जिसमें साहित्य कम अथवा अनुपलब्ध हो। क्या हो? इसमें साहित्य कम होता है और अनुपलब्धता ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है? ये विस्तृत क्षेत्र में वैचारिक आदान प्रदान होता है इससे। काव्य भाषा क्या है? काव्य भाषा जो है भाषा का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। आगे चलते हैं। भाषा और बोली के बीच में अंतर क्या है देखते हैं हम लोग। एक नज़र इस पर डालते हैं कि भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र होता है। भाषा का जो विस्तृत क्षेत्र होता है, बोली का सीमित क्षेत्र होता है। भाषा जो है विभिन्न आंचलों के बीच संपर्क का माध्यम भी बनाती है। बोली जो है एक आंचल विशेष में संपर्क का माध्यम है। क्या है? बोली जो है ओनली संपर्क का माध्यम होती है और भाषा जो है विभिन्न कई लोगों के बीच में संपर्क का माध्यम होती है। भाषा निश्चित व्याकरण होती है। भाषा क्या होती है? निश्चित व्याकरण होती है। बोली जो है निश्चित व्याकरण नहीं होती है। क्या है? बोली निश्चित व्याकरण नहीं होती है। भाषा जो है मानक रूप होता है। भाषा में मानक रूप होता है। बोली में क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है। क्या है? भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है, बोली जाती है और भिन्न भिन्न तरह से शब्द यूज किए जाते हैं। और भाषा जो होती है मौखिक एवं लिखित प्रयोग होती है। बोली जो है वो लिखित नहीं होती है, सिर्फ मौखिक होती है। भाषा जो है भाषा की कोई निश्चित लिपि होती है। क्या होती है? एक निश्चित लिपि होती है। बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। भाषा जो है शासकीय मान्यता प्राप्त करती है। बोली शासकीय मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। क्या है? अनिवार्य नहीं है। तो ये थे हमारे भाषा और बोली के बीच का अंतर।
आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बारे में पढ़ते हैं। राजभाषा क्या है कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, सांसद, विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है। क्या है? स्वीकृत भाषा है। राजभाषा जो है हमारी सरकारी कामकाज में यही भाषा यूज की जाती है और किसी भी कार्य में हम लोग लिखने के लिए भी उसी राजभाषा का यूज करते हैं। राष्ट्रभाषा जो है किसी भी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्या है? जो कई सारे लोग बोल रहे हैं तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जाने वाली भाषा, कई लोगों, अधिकांश या लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिससे उनका सांस्कृतिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हो, जिसका उनसे भावनात्मक यानी उनके अंदर का जुड़ाव हो और उन्हें अपने संस्कृति और समाज से जुड़ी हुई राष्ट्रभाषा। संपर्क भाषा क्या है? संपर्क भाषा जो है दो मित्र मातृभाषाओं बोलने वाले व्यक्तियों के बीच वैचारिक संपर्क का माध्यम है। क्या है कि जैसे कोई बच्चा भारत का है और कोई कहीं का है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा इंग्लिश होती है, तो उनके बीच संपर्क की भाषा व्यापार भाषा भी कहलाती है। जैसे विश्व में अंग्रेजी। क्या है कि जैसे विश्व में अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? देखते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयुक्त एवं सर्वदेशिक भाषा होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयुक्त एवं सर्वदेशिक भाषा होती है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों? सर्वप्रथम 1857 के आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता की अनुभव की गई। क्या है कि 1857 में आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को अनुभव किया गया कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, कोई हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जिससे हम सरकारी कामकाज या संसद में या किसी न्यायालय में भी उसी से हम बात कर सकें या उसको हम लिखित रूप से कह सकें। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का चयन अलिख भारतीय स्तर पर प्रचलित संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि की जन स्वीकृति न मिलना, हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान किसी अन्य भाषा का अभाव आदि कारणों के फलस्वरूप किया गया। क्या है? आदि कारणों के स्वरूप किया गया। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हिंदी भाषा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक बार इस पर नज़र डालते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया। कौन सा नारा दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। दूसरा पॉइंट क्या है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम 1873 में बंगाल के केशव चंद्र सेन ने बांग्ला भाषा के पत्र में सुलभ समाचार के माध्यम से अभिव्यक्त किया। किससे किया? सुलभ समाचार पत्र किसने लिखा? केशव चंद्र सेन ने। तो इन्होंने सर्वप्रथम कब लिखा था? 1873 में, और इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। केशव चंद्र सेन के इस विचार का बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी समर्थन किया। दोनों लोगों ने इनका समर्थन किया। आगे चलते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 1826 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक हिंदी पत्र के माध्यम से देश की एकता के लिए हिंदी के पठन पाठन को अनिवार्य माना। क्या माना? हिंदी के पठन पाठन को। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसमें? इन्होंने कौन सा पत्र लिखा? बंगदूत। कब लिखा? 1826 में। दूसरा पॉइंट क्या है कि नवीन चंद्र राय ने
लाहौर से हिंदी की 2 पत्रिकाएं प्रकाशित कर पंजाब में हिंदी का प्रचार किया। नवीन चंद्र राय ने कहाँ पर हिंदी का प्रचार किया? पंजाब में। कहाँ से पत्रिकाएं मंगाई? लाहौर से। भूदेव मुखर्जी ने बिहार में हिंदी पाठ्य पुस्तकों के प्रचलन और बिहार की अदालतों में हिंदी और नागरी लिपि की स्थापना की। किसकी की? हिंदी और नागरी लिपि की। कहाँ पर की? बिहार में। किसने की? भूदेव मुखर्जी ने। आगे चलते हैं कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में भाषण देना प्रारंभ किया। किसने भाषण देना प्रारंभ किया? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, उनकी केशव चंद्र सेन की जो पत्रिका थी उससे उनको पढ़ कर के काफ़ी प्रेरणा मिली और इसीलिए उन्होंने हिंदी में ही भाषण देना प्रारंभ किया। हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है इन्होंने। ये किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज के माध्यम से विभिन्न नगरों व शिक्षण संस्थाओं में हिंदी का प्रचार किया। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के मध्य 1915 में गांधी जी ने देशव्यापी भाषा की आवश्यकताओं के अनुभव कर हिंदी के विकास की ओर ध्यान दिया। किसने ध्यान दिया? गांधी जी ने। कब? 1915 में। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कहाँ दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में माना गया कि हमारी हिंदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम शिक्षण संस्थाओं में से हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी को ही हम राज्य भाषा का दर्जा देंगे। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्र निर्माण रचनात्मक कार्यों में हिंदी प्रचार को स्थान दिया। कांग्रेस अधिवेशन में 1924 में इन्होंने हिंदी को अपना प्रचार को स्थान दिया। 1936 में और 1938 में कांग्रेस अधिवेशनों में राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित किए और हिंदी की राजनीतिक स्थिति मजबूत की। आगे चलते हैं। साहित्य संस्थाओं के मध्य से हिंदी का विकास देखते हैं हम लोग, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो सभा बैठी थी, गठन हुआ था, वो काशी नगरी प्रचारणी सभा हुई थी। वो 1893 में कहाँ हुई थी? वाराणसी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन फिर कहाँ हुआ? 1910 में। ये कहाँ हुआ? ये प्रयागराज में हुआ। उसके बाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन हुआ 1918 में, 1927 में। उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, ये 1936 में। कहाँ हुआ इसका गठन? वर्धा में। फिर राष्ट्रभाषा का भी गठन हुआ 1937 में, इसका गठन पुणे में हुआ। फिर उसके बाद हिंदी विद्यापीठ का गठन हुआ 1929 में, देवघर में। फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ 1938 में और गुवाहाटी में। तो इस तरह से हमारी राष्ट्रभाषा जो थी आगे बढ़ती हुई चलती गई और कई विद्वानों ने अपने मत भी दिए और इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और कुछ पत्र जो थे वो हिंदी भाषा में लिखे गए थे। तो सबसे पहला जो पत्र था वो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी, ये काशी थे। हिंदी केसरी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में लिखी थी। और कौन सी थी? हिंदी रूपांतर संपादक माधवा राव संप्रे ने। उसके बाद अभियुद्ध मर्यादा मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी थी। फिर उसके बाद नवजीवन गांधी जी ने लिखी। उसके बाद हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई। फिर उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं।
राजभाषा के रूप में हिंदी किस तरह से, तो हम लोग देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राज्यसभा के रूप में स्वीकृत की गई। किसके रूप में? राज्यसभा के राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई। दूसरा पॉइंट है कि 14 सितंबर प्रतिवर्ष देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तब संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तब उस समय अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के भाग 6 और 5 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध भी दिए गए। आगे चलते हैं कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, नियम, अधिनियम क्या थे। एक बार इस पर भी नजर डालते हैं कि संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा, जिसमें 4 अध्याय थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 था संघ की भाषा, नंबर 2 प्रादेशिक भाषा, नंबर 3 थी कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों में प्रयोगों की जाने वाली भाषा, विशेष निर्देश क्या थे? विशेष निर्देश थे। आगे देखते हैं हम लोग आगे कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, नियम, अधिनियम कौन कौन से थे। एक बार हम इस पर भी नजर डालते हैं कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 का के अनुसार ही राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि स्वीकृत हुई और शामिल की गई। किसके अनुसार? भाग 17 अनुच्छेद 343 में, और तभी से हमारी राजभाषा हिंदी को शामिल किया गया। आगे है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी को अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। कौन सा रूप प्रयुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय रूप। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, नियम और अधिनियम। अनुच्छेद 120 में क्या लिखा गया कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी दोनों होंगी। जो हिंदी में बोलना चाहता है वो हिंदी में भी कह सकता है, जो अंग्रेजी में बोलना चाहता है वो अंग्रेजी में भी कह सकता है। तो ये बात किस आर्टिकल में दी गई? ये बात 120 आर्टिकल में दी गई। उसके बाद कि राज्यसभा का सभापति एवं लोकसभा का अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। अगर कोई राज्यसभा का व्यक्ति है और उसको कोई भी दूसरी भाषा बोलने में दिक्कत आती है तो लोकसभा का स्पीकर और सभापति जो होते हैं वो उसके अपनी मातृभाषा में बोलने की भी उसे अनुमति दे सकते हैं। ये किस में कहा गया? 120 में। कौन से आर्टिकल में? 120 में। अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 210 में कहा गया कि विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी विशेष परिस्थितियों में मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा है। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 210 में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद 343(1) देखते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि को 343 के तहत स्वीकार किया गया और उसे अपनी राज्यभाषा में शामिल किया गया। अनुच्छेद 344 क्या है? अनुच्छेद 344 में कहा गया कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सीमित 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आदेश। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सीमित 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक अध्यादेश 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का एक आयोग गठित करेगा जो संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के
अधिकाधिक प्रयोग में विषय में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। तो ये बात किस में कही गई, किस आर्टिकल में की गई? ये की गई 344 में। किस में की गई? 344 में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 344 में कि 30 सदस्य की 20 लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे। एक समिति गठित की जाएगी जो आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को अपनी राय के विषय में प्रतिवेदन देगी। क्या करेगी? राष्ट्रपति को अपने विचार प्रस्तुत करेगी। उसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद नियम 344 का के और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थीं। कौन सी भाषाएं थीं? केवल 14 भाषाएं थीं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन में? 21वें संविधान संशोधन में। 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 2003 के 19वें 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। किस में शामिल की गई? 8वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं थीं। कौन कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संस्थाली, मैथिली, डोगरी। कौन कौन सी भाषाएं थीं? ये 22 भाषाएं थीं। किस अनुसूची में शामिल की गई थी? 8वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन सा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी हैं? तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। ये जो भाषाएं थीं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 8वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 345 में क्या है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं इसमें शामिल की गई। 348 में क्या शामिल किया गया? विधि निर्माण और न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। क्या? कि विधि निर्माण और न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 350 में क्या शामिल किया गया? अनुच्छेद 350 में कि 1956 में अनुच्छेद 350 में 350 का जोड़कर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबंध जोड़ा गया। प्राइमरी बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने के लिए ये अनुबंध जोड़ा गया। किसमें? 350 का में। आगे देखते हैं कि 7 जून राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955 अनुच्छेद 344 का के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब हुआ? 7 जून 1955 में। अनुच्छेद 344 का के तहत प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष से बीजी खेर
प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 में। कब हुई थी? 15 जुलाई 1955। राजभाषा संकल्प 1968 राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और प्रसार से संबंधित है। राजभाषा 1991 में। राजभाषा संकल्प 1968 को पुनः पारित किया गया। इसको कब पुनः पारित किया गया? 1991 में। आगे देखते हैं राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं। एक बार हम नज़र डालते हैं कि केंद्रीय हिंदी समिति, इसका गठन कब हुआ? इसकी स्थापना 1967 में हुई। कार्य क्या था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों को में समन्वय स्थापित करना। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी भाषाएं हैं? साहित्य अकादमी, इसका गठन 1954 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था रही है। कौन सी? साहित्य अकादमी। दूसरी कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 1957 में। शिक्षा, विज्ञान व साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन कर कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, इसका गठन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1960 में। शब्दकोश, विश्वकोश, हिंदी भाषाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली, इस आयोग का गठन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 1961 में। विज्ञान व तकनीक संबंधी शब्दावली का प्रकाशन किया गया। आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं जोड़ी गई? राजभाषा विधायी आयोग 1965 या 1975। केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण। क्या हुआ? हिंदी पाठ का निर्माण। अब यह कानून मंत्री के अधीन है। क्या है? अब यह कानून मंत्री के अधीन है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में इसका गठन हुआ। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था रही है। क्या रही है? सबसे बड़ी संस्था रही है। राजभाषा विभाग, इसका गठन कब हुआ? 1975 में। संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोगों के संबंधित सभी मामले देखना। क्या है? सभी मामले देखना हिंदी से संबंधित राजभाषा विभाग का कार्य रहा। ये राजभाषा विभाग का स्थापना कब हुई? 1975 में। आगे देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन देख लेते हैं एक बार। विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 10 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 1975 में। और 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो था, सबसे पहले 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में कहाँ मनाया गया? नागपुर में। देश कौन सा था? भारत। उसके बाद 28 से 30 अगस्त के बीच में 1976 में पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में। उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारत। उसके बाद 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में। उसके बाद 4 से 8 अप्रैल 1996 त्रिनाइट टोबैगो में। आगे देखते हैं।
14 से 18 सितंबर 1999 लंदन में हुआ। फिर उसके बाद 5 से 9 जून 2003 में सूरीनाम परामारिबो। 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद 2012 में 22 से 24 सितंबर कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल और भारत में आयोजित किया गया। उसके बाद 18 से 30 अगस्त 2018 मॉरिशस में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। प्रभाव क्षेत्र और समृद्धि की दृष्टि से क्रमशः भाषा के रूप हैं। क्या है? भाषा, बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोली, उपभाषा, भाषा। क्या है? बोली, उपभाषा, भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उपभाषा है। उपभाषा क्या है? व्याकरण सम्मत भाषा है, मानकीकृत भाषा है, राष्ट्रभाषा है, एक प्रदेश अथवा प्रदेश के विशाल भाग में वैचारिक आदान प्रदान करने वाली भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी, एक प्रदेश अथवा प्रदेश के विशाल भाग में वैचारिक आदान प्रदान करने की भाषा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोली और भाषा में अंतर है। क्या है? बोली का क्षेत्र विस्तृत या भाषा का क्षेत्र सीमित। बोली का क्षेत्र सीमित और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली का मुख्य रूप मौखिक एवं भाषा का मौखिक लिखित दोनों होता है। बोली का व्याकरण एवं मानकीकृत नहीं होता है, जबकि भाषा व्याकरणित और मानकीकृत होती है। उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसमें सही आंसर होगा कि सभी सही है, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो संपर्क भाषा से होती है, जो विशाल भूभाग में होती है, जो संविधान स्वीकृत सरकारी कामकाज में भाषा होती है, जो परिष्कृत साहित्य भाषा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जो संविधान स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दो भित्र मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के माध्यम वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम करने वाली भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राज्यभाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संपर्क भाषा। क्या हो जाएगा? संपर्क भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी में चुनाव का कारण था। 1857 के आंदोलन की असफलता, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की जन स्वीकृति का ना मिलना, हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान भाषा का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, बी एंड सी दोनों। क्या है? बी एंड सी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने, बंकिम चंद्र
चटर्जी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये किसने कहा? सर्वप्रथम यह विचार किसने दिया था? यह विचार केशव चंद्र सेन ने दिया था। किसने दिया था? केशव चंद्र सेन जी ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 जुलाई 1955, 10 जनवरी 1950। तो कब स्वीकृत की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपभाषा है? 6वें भाग में, 5वें भाग में, 17वें भाग में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 का और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई। हाँ, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। तो ये था आज का शास्त्र। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।